देखेंगे राइटिंग अबाउट द लिटरेचर रिव्यूड और प्रिपरेशन ऑफ रिलेटेड लिटरेचर रिपोर्ट। रिपोर्ट। तो जो मटेरियल भेजा गया था उसमें से कितने लोगों ने अध्ययन किया है उसका? हम्म? जी सर, पढ़े। पढ़े हैं। जी। चलिए तो हम लोग उसी मटेरियल को देख के थोड़ा समझते हैं। ये मटेरियल आपके पास गया है, ठीक है। जी। तो इसमें देखिए हम लोग जैसा कि कल चर्चा कर चुके थे पिछली क्लासों में कि कौन कौन से जो है रिलेटेड लिटरेचर के अंतर्गत आएंगे। यानी कि आप अपने समस्या या टॉपिक से संबंधित तथ्यों की विस्तृत जानकारी रिव्यू लिटरेचर के रूप में कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर सब दिया हुआ है कहाँ कहाँ से आप ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक से ले सकते हैं, पाठ्य पुस्तक से ले सकते हैं, इंसाइक्लोपीडिया से ले सकते हैं, ईयर जी। बुक से ले सकते हैं, पब्लिश्ड थेसिस से ले सकते हैं, अनपब्लिश्ड थेसिस से ले सकते हैं, जो कि प्रकाशित नहीं हुआ है वैसे थेसिस से भी आप ले सकते हैं, पीरियोडिकल से ले सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बुक से ले सकते हैं, डिक्शनरी से ले सकते हैं, डायरेक्टरी से ले सकते हैं, बिbliयोग्राफी से ले सकते हैं, इंडेक्स लिस्ट से ले सकते हैं, बायोग्राफिक से ले सकते हैं, कंप्यूटर मटेरियल से, कंप्यूटर से जो है इंटरनेट के थ्रू, माइक्रो फिल्म सूक्ष्म फिल्म से ले सकते हैं, ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट्स है उससे ले सकते हैं, मोनोग्राफ से ले सकते हैं, न्यूज़ पेपर से ले सकते हैं, पर्सनल डायरी से ले सकते हैं, हिस्टोरिकल मटेरियल से ले सकते हैं। तो ये जी सर। सारे चीज़ें जो हैं इनका आप अध्ययन करके अपने समस्या से संबंधित या अपने टॉपिक से संबंधित मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं। तो यस सर। अब हम लोगों को ये इम्पोर्टेंस आपका है। इम्पोर्टेंस क्या है? तो इम्पोर्टेंस कल बता दिए थे किस किस चीज़ में आपका जो भी आप रिसर्च करेंगे उस सब का ज्ञान आपको इससे प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए जॉन डब्ल्यू बिस्ट के अनुसार क्या है कि व्यवहारिक दृष्टि से समस्त मानव ज्ञान पुस्तकों या पुस्तकालयों में प्राप्त किया जा सकता है। अन्य जीवों यस सर। जिन्हें प्रत्येक पीढ़ी में नए सिरे से प्रारंभ करना पड़ता है से भिन्न मान पूर्व में संग्रहित व अभिलेखित ज्ञान से निर्माण करता है। ज्ञान के अथाह भंडार में उसके सतत योगदान ही मानव प्रयासों के सभी क्षेत्रों में प्रगति को संभव बनाते हैं। इसी तरह से अलग अलग आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसके आधार पर आप अपने टॉपिक से संबंधित विस्तृत जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, जिसके आधार पर आपको आप रिसर्च रिव्यू के फॉर्मुलेशन से लेकर रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग तक आप कार्य कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो है जिनका स्पीकर आप लोग बंद कर लें। हेलो। यस सर। हाँ, बोलकर माइक बंद कर दीजिएगा, ठीक है। जी। तो ये सारी चीजें हम समझ रहे हैं कि आप लोग पढ़े होंगे। हम्म। इसमें देखिए लाइब्रेरी स्किल्स भी दिया हुआ है कि लाइब्रेरी में का प्रयोग साहित्य सर्वेक्षण के लिए किस प्रकार से करना चाहिए। हम्म। ठीक है। तो
तो लाइब्रेरी का देखिए, ये आपको लाइब्रेरी प्रयोग करने का कुछ इम्पोर्टेंट बातें दिया हुआ है। पहला बात है कि पुस्तकालय एवं इसके नियमों का ज्ञान होना चाहिए। अपेक्षित सूचनाओं का निर्धारण होना चाहिए। सूचना स्रोतों को अंकित करना, आवश्यक शीर्षक ढूंढना, अध्ययन सामग्री को चिन्हित करना, चयनित सामग्री का अध्ययन करना और संक्षिप्त लेख बनाना। मेन हम लोग जो अभी अध्ययन करेंगे, जो हमारा टॉपिक से रिलेटेड है, वो है क्या? राइटिंग अबाउट द लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, यानी कि जब आप किसी संदर्भ पुस्तिका या संदर्भित जो है मटेरियल है, लिटरेचर साहित्य है, उसका जब अध्ययन करते हैं तो उसको लिखेंगे कैसे, उसको राइटिंग कैसे करेंगे। तो आज हम लोग लिखने की कला सीखेंगे कि किस प्रकार लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर को लिखा जाता है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर संक्षिप्त लेख पर लेखन। तो जब भी हम किसी संबंधित साहित्य का लेखन करते हैं तो उसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, क्योंकि एक थीसिस का या किसी चीज का भी आप पूरा अध्ययन करेंगे तो पूरी सभी बातों को तो आप लिखेंगे नहीं, बल्कि उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो आपके समस्या से संबंधित है या जो आपके टॉपिक से संबंधित है, उन्हीं बातों को हम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण तथा साहित्य समीक्षा का एक महत्वपूर्ण पक्ष टिप बनाना या संक्षिप्त लेख तैयार करना होता है। यानी कि जब हम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है उसका संक्षिप्त विवरणी बनाना, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, वो हमारा मुख्य कार्य होता है। या इसको दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अनुसंधान अनुसंधानकर्ता को पढ़े गए अध्ययन सामग्री के महत्वपूर्ण व आवश्यक अंशों को इस प्रकार से अभिलेखित करना होता है कि उसका अनुसंधान के नियोजन एवं प्रलेखन में सहज ढंग से उपयोग किया जा सके। अर्थात जब हम रिव्यू लिटरेचर लिखते हैं तो उसको इस प्रकार से आप लिखें कि नियोजन मीन्स प्लानिंग, कि आप जो अपने रिसर्च का प्लानिंग कर रहे हैं उसमें उसका उपयोग कैसे किया जाए। यानी कि जो आप रिव्यू पढ़ रहे हैं या जिसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसका सर्वेक्षण कर रहे हैं, उसके आधार पर आप अपने थीसिस का या अपने समस्या का कैसे नियोजन कर सकते हैं और उसका पुनः कैसे आप लेखन कर सकते हैं, यानी कैसे उसको नोट्स बना सकते हैं। तो सहज ढंग से उपयोग करने के लिए ही हम लोग इसका अभिलेखन करते हैं या संक्षिप्त लेख या टिप्पणी जो भी कह लें आप, उसको हम लोग लिखते हैं। सावधानी पूर्वक से तैयार की गई टिपें अनुसंधान कार्य में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। यानी कि अगर आप सावधानी पूर्वक उससे मुख्य पॉइंट को चुनते हैं तो वो आपके अनुसंधान में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त करेगी। उचित ढंग से टिपों को तैयार न करने पर
पढ़ा गया अधिकांश साहित्य शीघ्र ही विस्मृत हो जाता है, विस्मृत अथवा अर्थहीन हो जाता है। यानी कि अगर आप उचित ढंग से टिप्पणी तैयार नहीं करते हैं, उसको अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हैं, तो वो आप भूल जाते हैं। विस्मृत में भूल जाना, या वो आपके लिए अर्थहीन हो जाता है। यानी वो जब आप अच्छी ढंग से नहीं पढ़ेंगे, नहीं टिप्पणी तैयार करेंगे, तो वह चीज आपके लिए, यानी कि वह लिटरेचर जिसको आपने अध्ययन किया है, वो आपके लिए उपयोगी नहीं रहेगा। यही कारण है कि अनुसंधानकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करते समय सावधानी एवं सुनियोजित ढंग से संक्षेपात्मक टीके तैयार करें। निसंदेह साहित्य सर्वेक्षण व समीक्षा में अनुसंधानकर्ता के भाषाई कौशल की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यानी कि जब भी साहित्य का सर्वेक्षण करें तो सावधानी एवं सुनियोजित ढंग से करें, और यही जो है साहित्य सर्वेक्षण आपको पूरे अनुसंधान में लाभदायक होगा, अनुसंधान करने में आपकी सहायता करेगा। स्पीकर ऑफ कीजिए। किनका बज रहा है? प्रीति कुमारी, अपना म्यूट करके रखिए, फिर चालू कर दी। म्यूट कीजिए। तो ये जो है भाषाई कौशल में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रहती है। इसके लिए न केवल उसे उस भाषा का अच्छा जानकार होना चाहिए जिसमें विवेचित सामग्री प्रस्तुत की गई है, वरन उस भाषा के एक दो अक्षर शब्दकोश भी अपने पास रखने चाहिए। प्रायः किसी भी अनुसंधान प्रतिवेदन में संबंधित साहित्य निम्न 4 ढंग से प्रयुक्त किया जाता है। एक, तो जब भी हम प्रतिवेदन, अनुसंधान प्रतिवेदन लिखते हैं संबंधित साहित्य के बारे में, तो उसको 4 ढंग से आप लिख सकते हैं। एक पहला कहलाता है कोटेशन, यानी उद्धरण। कोटेशंस मीन्स जिसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में बंद करते हैं, अर्थात किसी बुक से या किसी के स्टेटमेंट को हूबहू विदाउट चेंज एनी कॉमा, एनी फुल स्टॉप, एनी वर्ड जब हम लिखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? कोटेशन। तो 4 तरह से हम लोग साहित्य, संबंधित साहित्य का नोट्स बना सकते हैं। उसमें पहला है कोटेशन या उद्धरण, दूसरा है समरी या सारांश, तीसरा है भावानुवाद या पैराफ्रेज, और चौथा है मूल्यांकन। तो इन 4 तरह से हम किसी भी साहित्य का जब अध्ययन कर रहे होते हैं तो उसका शॉर्ट रूप, यानी कि संक्षिप्त विवरणी बना सकते हैं। अब हम लोग देखें एक एक करके उद्धरण क्या होता है। कोटेशन, जैसा कि अभी हमने बताया कि उद्धरण के अंतर्गत किसी लेखक या अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्रयुक्त शब्दों व वाक्यों को यथावत प्रस्तुत किया जाता है एवं इसे उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा के द्वारा इंगित किया जाता है। उद्धरण के रूप में किसी भी सामग्री को प्रस्तुत करते समय अनुसंधान को अत्यंत सावधानी व यथार्थता बरतने की जरूरत होती है। साथ ही उद्धृत सामग्री का पृष्ठ संख्या सहित पूर्ण संदर्भ दिया जाता है। यानी कि जब आप कोटेशन लिखेंगे तो उसके बाद
किस पेज नंबर से, किस बुक से, किस पृष्ठ संख्या से आप लिखे हैं, उसको लिया गया है, उसको भी अंकित करना होता है, जिसको कि हम लोग फुट नोट्स कहते हैं। हर किताब में कहीं कहीं बढ़िया किताब में देखते होंगे कि इन्वर्टेड कॉमा देकर और उसके उसके ऊपर 1 2 लिख दिया जाता है, और उस 1 2 का विवरण नीचे पृष्ठ के नीचे में या बुक के अंतिम में दिया जाता है। तो वैसे जो लिखा जाता है उसको हम लोग कोटेशन या उद्धरण कहा जाता है। तो पृष्ठ सर संख्या, हाँ सर अगर कोटेशन को अगर हम सोशल मीडिया से लेंगे तो वहाँ पे क्या लिखेंगे रेफरेंस में? कहाँ? जैसे नेट के द्वारा अगर हम ले रहे हैं जैसे गूगल या विकिपीडिया से, तो वहाँ विकिपीडिया का लिखना होगा क्या हाँ हाँ, वहाँ रेफरेंस? विकिपीडिया या जो भी होगा उसका लिंक जो है वो डिटेल जी देना होगा। लिंक आता है, थैंक यू। लिंक समझते हैं, www// करके जो आता है जी उसका, जी जी उसमें वो विवरण देना होगा। जी ठीक है। जी जी 1 या 2 वाक्यों से अधिक के उद्धरण को यथावत प्रयोग में नहीं लाना जाना चाहिए। यानी कि उद्धरण जो होता है वो मुख्यतः 1 2 वाक्य का ही होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। तो आजकल देख रहे हैं कि कोई कोई लोग रिसर्च करते हैं या अनुसंधान करते हैं, तो 1 1 2 2 पेज किसी के टॉपिक का, किसी के अन्य के अनुसंधान रिसर्च पेपर का पूरा पेज या पूरा चैप्टर ही उठा लेते हैं। तो 1 या 2 वाक्य से ये नहीं होना चाहिए, और 1 या 2 वाक्य से अधिक आप ले रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? प्लेगरिज्म। यहाँ पर देखिए, वस्तुतः दीर्घ उद्धरणों के प्रयोग से साहित्य चोरी के आरोप की संभावना रहती है। समझ गए? जिस साहित्य चोरी को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लेगियरिज्म। तो आजकल देख रहे हैं सभी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो पीएचडी कर रहे हैं उनका प्लेगरिज्म टेस्ट किया जाता है कि आपने कितना मटेरियल दूसरे जगह से उठाया है, या इंटरनेट से उठाया है, या किसी अन्य अनुसंधान या थीसिस से उठाया है, या किसी बुक से उठाया है, या किसी कहें आर्टिकल से उठाया है, किसी जनरल से उठाया है। इसकी जांच की जाती है। तो आप लोग अभी सुन भी रहे होंगे कि बीएनएमयू में भी लागू हो गया है प्लेगरिज्म। हेलो, आप लोग जानते हैं? यस सर। हाँ, तो जी सर, इसमें अभी आप बताए तो पता चला सर। क्या? नहीं सर, प्लेगरिज्म बीएनएमयू में भी लागू हो गया है, नहीं पता था सर। प्लेगरिज्म में यहाँ भी लागू है, और इसके लिए वेबसाइट है भारत सरकार के एक यूजीसी का एक इनफ्लिब नेट है। इनफ्लिब नेट मीन्स इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी, यूजीसी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, जिसका 2 वेबसाइट है, एक गंगोत्री और एक ज्ञान गंगा। ठीक है ना? ये 2 वेबसाइट्स पर जितने भी रिसर्च हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो सारे रिसर्च की सॉफ्ट कॉपी वहां पर भेजी जानी है। अब कंपलसरी हो गया है कि जो भी आपके यहाँ डिग्री, रिसर्च पीएचडी डिग्री अवार्ड होगी, उसकी एक सॉफ्ट कॉपी वहां पर भेजी जाएगी, और वो आप उनके वेबसाइट पर चढ़ा दिया जाएगा, और उसी से जो नेक्स्ट आएगा उसी से प्लेगरिज्म की चेकअप किया जाएगा। तो जिसका भी 1 से 2 वाक्य तक आपको कंटिन्यूअस माफ है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 से 2 वाक्य, अगर उससे अधिक वाक्य आप किसी चीज से लिखते हैं तो वो प्लेगरिज्म के अंतर्गत आएगा। और प्लेगरिज्म केवल 30% होना चाहिए।
यानी कि किसी भी थीसिस में 30 से 40% ही आप दूसरे के मटेरियल से ले सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आपका पाया गया तो आपका थीसिस रिजेक्ट किया जा सकता है या कर दिया जाता है। अगर यह 30 से 40% से ज़्यादा आपका किसी दूसरे के कंटेंट से मिल गया तो आपका जो है थीसिस रिजेक्ट कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं बारी बात? तो ये प्लेगरिज्म है जिसको कि हम लोग कोटेशन के आधार पर पहचान करते हैं। यहाँ पर देखिए आगे लिखा गया है, इसलिए केवल लघु उद्धरणों या कोटेशंस को ही की उद्धरण चिन्हों से घेर कर ही प्रयोग करना चाहिए। अनुसंधान प्रतिवेदन में उद्धरणों की अधिकता को अच्छा नहीं समझा जाता है। यानी कि अगर आप अनुसंधान लिख रहे हैं उसमें कोटेशन पर खाली कोटेशन दिए जा रहे हैं। सर कोटेशन सर कैसे यूज करेंगे इन्वर्टेड कॉमा में? हाँ तो वो तो बताए ना इन्वर्टेड कॉमा में। यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कॉमा। जी सर मेरा छूट गया था इसलिए। बाकी पढ़ लीजिएगा, वो ठीक है। मटेरियल आपके पास है। ठीक है, इन्वर्टेड ओके कॉमा में सर। लिखते हैं। ओके सर। प्रयुक्त करना चाहिए। अनुसंधान प्रतिवेदन में उद्धरणों की अधिकता को अच्छा नहीं माना जाता है। अगर ज्यादा है तो आप प्लेगरिज्म के अंतर्गत आपका वो थीसिस आ जाएगा। भावानुवाद दूसरा है, क्या है ये भावानुवाद यानी कि पाराफ्रेज। इसको इंग्लिश को में कहते हैं भावानुवाद को पाराफ्रेज। तो पाराफ्रेज में क्या होता है? तो पाराफ्रेज के रूप में अनुसंधान करता दूसरे के कार्यों को अपनी भाषा शैली व शब्दों में इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि वह अनुसंधान कार्य की पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायक हैं। ठीक है, पाराफ्रेज क्या कहलाएगा? पाराफ्रेज किसको कहेंगे? तो अनुसंधान करता जो दूसरे के कार्य को, यानी कार्य कोई और किया है लेकिन उसको अपनी भाषा शैली और शब्द के रूप में उसको प्रस्तुत कर देते हैं, तो वो पाराफ्रेज कहलाता है। ठीक है, एक तरह से सर इसको ट्रांसलेटर भी बोल सकते हैं सर। हाँ, तो ट्रांसलेटर में एक भाषा से दूसरा भाषा वही रहेगा लेकिन जी। उसके कहने का ढंग बदल जाएगा। यानी कि अगर मान लिया कोई कह रहा है मैं घर जाता हूँ, ठीक है ना, तो उसी को दूसरे शब्दों में या उलट पुलट कर 2-3 सेंटेंस आगे पीछे करके उसके सेंटेंस को या उसके शब्दों को, उसकी शैली को बदल देना ही पाराफ्रेज कहलाता है। ठीक यानी है? अपने शब्दों में सर, अपने शब्दों में बताना, हाँ मतलब उसके बारे में हाँ, लिखना। किसी अपने शब्दों में उसको व्यक्त करना ही या- पाराफ्रेज कहलाएगा। यानी किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद जो मेरी समझ में जो बातें आई उसको अपने शब्दों में लिखना, ये हाँ ना सर? हाँ, ये पाराफ्रेज हुआ। ठीक है, वह प्रस्तुत करता है कि वह अनुसंधान कार्य की पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायक सिद्ध हो सके। अनुसंधान करता किसी लेख या कार्य को संक्षेप में प्रस्तुत करता है तब उसे सारांश कहते हैं। यानी कि सारांश क्या हो गया कि जब किसी अनुसंधान को शॉर्ट रूप में या समरी के रूप में, यानी कि आप जब डिसर्टेशन करेंगे तो उसको 60 पेज में लिखेंगे या 80 पेज या 100 पेज में, और उसको आप समराइज करके 5-10 पेज में कर दिए तो वो क्या कहलाया? सारांश या समरी। तो हर किताब में देखते हैं कि पूरा आपको 10-20 पेज लिखा गया है और उसके बाद 2 पैराग्राफ में पूरा समराइज कर दिया गया कि इतने देर में आपने क्या क्या पढ़ा। तो उसको क्या कहते हैं? सारांश या समरी। इसके लेख कार्य की सभी महत्वपूर्ण बातों को संक्षिप्त में समाहित किया जाता है। इसमें जो है जो महत्वपूर्ण बातें हैं सबको संक्षिप्त में इंक्लूड करते हैं। मूल्यांकन वस्तुतः किसी लेख
कार्य, अनुसंधान, प्रबंध आदि के बारे में अनुसंधान की स्वयं की प्रतिक्रियाएं होती है, जो या तो उसकी सहमति या असहमति को इंगित करती है अथवा अनुसंधानकर्ता की दृष्टि से उसके स्पष्टीकरण को प्रस्तुत करती है। मूल्यांकन प्रकार के संक्षिप्त लेख बनाते समय अनुसंधानकर्ता को सदैव ही आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। वस्तुतः टिप या संक्षिप्त लेख बनाना एक अत्यंत सृजनात्मक एवं महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें अनुसंधानकर्ता के चिंतन की प्रक्रिया भी अनवरत चलती रहती है। अनुसंधानकर्ता, अब यहाँ पर है कि मूल्यांकन क्या होता है। चौथा जो है आपका है मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन क्या है? तो इवैल्यूएशन वस्तुतः क्या है? किसी लेख, कार्य या अनुसंधान या प्रबंध आदि के बारे में, यानी कि जो आपने अनुसंधान किया है उसके बारे में अनुसंधानकर्ता की स्वयं की प्रतिक्रियाएं होती है। यानी कि जो रिसर्च करने वाला है, आपने जो रिसर्च किया है उसको आप उस पर जो आप अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, अपने जो रिस्पॉन्स देते हैं, वो कहलाता है मूल्यांकन या इवैल्यूएशन, जो या तो उसकी सहमति या असहमति को इंगित करती है। जो क्या करती है कि आप इससे सहमत हैं या जो आपने रिसर्च में जो बातें कही है गई है उससे आप सहमत हैं या असहमत हैं। इसको जब इंगित करता है तो वो मूल्यांकन कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनुसंधान की दृष्टि से उसके स्पष्टीकरण को प्रस्तुत करती है। यानी कि जो रिसर्चर है उसको अपनी दृष्टि से उसका स्पष्टीकरण करता है तो वो कहलाता है मूल्यांकन, या ये उसको क्या कहे यहाँ पर इवैल्यूएशन। ठीक है। अब मूल्यांकन प्रकार के संक्षिप्त लेख बनाते समय अनुसंधान को सदैव ही आलोचनात्मक दृष्टि अपनाना चाहिए। जब भी संक्षिप्त लेख आप लिखते हैं तो उसमें अनुसंधानकर्ता जो होता है, जो रिसर्चर होता है, उसको आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यानी कि वह किसी प्रकार से पार्शलिटी उसमें नहीं करनी चाहिए। वो जो सत्य होना चाहिए उसी को बताना चाहिए, यानी कि उसकी सकारात्मक आलोचना करनी चाहिए। वस्तुतः टिप का अर्थ हुआ टिप्पणी, यानी शॉर्ट फॉर्म में लघु जो कहते हैं उसको टिप कहते हैं। वस्तुतः टिप या संक्षिप्त लेखन बनाना एक अत्यंत सृजनात्मक एवं महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें अनुसंधानकर्ता के चिंतन की प्रक्रिया भी अनवरत चलती रहती है। यानी कि जब आप संक्षिप्त लेख लिखते हैं या टिप्पणी लिखते हैं तो वो एक सृजनात्मक और महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें जो है अनुसंधानकर्ता के चिंतन, यानी कि जो रिसर्चर है जो क्या चिंतन कर रहा है या जो उसके अनवरत उसके दिमाग में जो चिंतन चल रहा है वो प्रदर्शित करता है। अनुसंधानकर्ता संबंधित साहित्य की समीक्षा के लिए इन चारों प्रकार के उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकता है। यानी कि रिव्यू लिटरेचर लिखने में जो भी रिसर्चर है, इन चारों को में से ये चारों कौन कौन है? कोटेशन, उद्धरण, सारांश या समरी, भावानुवाद या पैराफ्रेज, मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। इन चारों में से किसी को
भी अपनी इच्छा अनुसार या अपने सुविधा अनुसार उसका प्रयोग कर सकता है। लिखे टिप प्रलेखन यानी टिप्पणी लेखन के लिए अनुसंधान करता 4 इंच बाई 6 इंच के कार्ड का प्रयोग कर सकता है। यानी कि जब आप किसी थीसिस का रिव्यू लिटरेचर करेंगे तो हर के लिए यानी कि एक थीसिस के लिए या एक जनरल के लिए आप 4 इंच से 6 इंच वाले कार्ड का प्रयोग करेंगे और उतने ही कार्ड में उस बुक का या उस थीसिस का या उस जनरल का आप संक्षिप्त टिप लिखेंगे। और यह संक्षिप्त टिप जो है उपयुक्त 4 को जो बताए हैं, चारों प्रकार में से किसी एक प्रकार में आप उसको लिख सकते हैं। यानी कि उसको आप कोटेशन के रूप में लिख सकते हैं या समरी के रूप में लिख सकते हैं या पैराफ्रेज के रूप में लिख सकते हैं या मूल्यांकन के रूप में लिख सकते हैं। अब आइए जब कार्ड में हर एक कार्ड एक बना लेंगे 4 बाई 6 का और उसे हर कार्ड में अलग अलग बुक का या अलग अलग थीसिस का, अलग अलग डिसर्टेशन का, जो कहिए अलग अलग जनरल का, अलग अलग रेफरेंस्ड बुक का, उसमें हम लोग समरी लिखेंगे। कार्डों के प्रयोग से संबंधित साहित्य को आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित ढंग से प्रयोग करने में सहायता मिलती है। यानी कि जब आप कार्ड पर लिख लेंगे तो उसको आप अब अपनी आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। तो व्यवस्थित करने का अर्थ है कि आप आपने अपना टॉपिक लिया है, जो समस्या लिया है, उसके अनुसार उसको सिस्टमेटिक कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लिया आपने पर्सनालिटी के पर लिया या पर्सनालिटी के कोई ट्रेट पर अध्ययन किया या किस क्लास का है, किस अथी का है, तो वो सबको आप जैसे कि एक टॉपिक बताया गया था प्रखंड स्तर पर मतलब बालकों के परिवेश के समस्याओं का अध्ययन, तो उसमें से उसको सिस्टमेटिक कर सकते हैं कि कौन से अध्ययन इस प्रखंड में किए गए हैं। दूसरा कि परिवेश कौन कौन से परिवेश हैं, उसमें 1, 2, 3 या परिवेश से संबंधित जो समस्याएं हैं वो कौन कौन से हैं, उसको आइडेंटिफाइड करके चुनना। अगर अलग अलग बुक आप पढ़ रहे हैं तो किसी में परिवेश की समस्याएं कुछ और दिया होगा, किसी बुक में और दिया होगा, किसी बुक में और दिया होगा, तो सबको उसको क्या करना है, सिस्टमेटिक करना है। वो सिस्टमेटिक अध्ययन आप ईयर वाइज भी कर सकते हैं। जैसे कोई 80 में इसका अनुसंधान किया इस पर तो वो आएगा, फिर कोई 85 में किया फिर वो उसको लिखेंगे, फिर 90 में किया तो उसको लिखेंगे, फिर 95 में किया तो उसको लिखेंगे। तो अलग अलग ईयर वाइज भी जो रिसर्चेज हुए हैं उनको आप सिस्टमेटिक कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से वो अलग अलग कार्ड आप बनाएंगे और कार्ड को आप सब्जेक्ट वाइज, प्रॉब्लम वाइज या ईयर वाइज उसको आप सिस्टमेटिक कर सकते हैं। तो टिप बनाते समय अब आ जाते हैं। टिप बनाते समय सर्वप्रथम अनुसंधान को संदर्भित स्रोत की समस्त सूचनाएं अंकित कर लेनी चाहिए। यानी कि जब आप टिप बना रहे हैं तो संदर्भित स्रोत का समस्त सूचना का मतलब कि किस साल किया गया है, कहाँ पर किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, किस समस्या संबंधित है, इस सारा उसकी सूचनाएं आएगी। तो सूचनाओं को भी आपको लिख लेना है। तो वही कहा गया है समस्त सूचनाओं को अंकित कर लेनी चाहिए एवं तदनुपरांत वास्तविक टिप संलेखन का कार्य करना चाहिए। उसके बाद ही अपना जो उस पर संक्षेप लिखना है, जिस भी प्रारूप में लिखना हो वो कार्य करना
चाहिए। यदि संभव हो तो अनुसंधानकर्ता को सामग्री के प्राप्त करने का स्रोत अर्थात पुस्तकालय का नाम, काल नंबर भी लिख लेना चाहिए, जिससे आवश्यकता होने पर उस सामग्री को शीघ्रता से तलाश किया जाना चाहिए। यहाँ यह इंगित करना आवश्यक होगा कि विभिन्न संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा पत्रिकाओं के प्रकाशकों के द्वारा प्रायः संदर्भ या ग्रंथ सूची प्रस्तुत करने के अपने अपने प्रारूप निर्धारित किए जाते हैं एवं अनुसंधानकर्ताओं में उन प्रारूपों का प्रयोग करना अपेक्षित रहता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के कार्यों में रत अनेक संगठनों जैसे, यानी कि ये सारे संगठन हैं जो कि अनुसंधान के विकास में निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन MLA या अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA आदि ने अनुसंधान स्रोतों की पहचान को इंगित करने के लिए अपने अपने प्रारूप स्टाइल भी प्रस्तावित किए हैं। वस्तुतः अनुसंधान लेख तथा प्रतिवेदन लिखने, टंकित कराने यानी कि टाइपिंग कराने या प्रिंट कराने, मुद्रित कराने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देशों को उदाहरणों के साथ इस प्रकार की संस्थाओं के द्वारा हैंडबुक या हस्त पुस्तिकाओं के रूप में प्रकाशित किया गया है। नव अनुसंधानकर्ता को प्रारंभ में ही अपने अध्ययन क्षेत्र के इन दिशा निर्देशों का समन्वयक ढंग से अवलोकन, अध्ययन या अनुसरण करना चाहिए। फिर भी विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कार्य करते समय विभिन्न प्रकार के स्रोतों के लिए लिखे जाने वाली सांदर्भिक सूचनाएं निम्नवत हो सकती है। ये देखिए कि एक समरी लिखा हुआ है कि किस प्रकार से आप उसका कोटेशंस या लिखेंगे, इसको हम लोग फुट नोट्स या रेफरेंस नोट्स कहते हैं। तो देखिए इसमें पहला स्टाइल जो है, पुस्तक लेखक या लेखकों का नाम, प्रकाशन वर्ष, पुस्तक का शीर्षक, उसके बाद प्रकाशन स्थान, उसके बाद प्रकाशक का नाम, उसके बाद संदर्भित पृष्ठ संख्या लिखते हैं। जैसे ये देखिए, लेखक या लेखकों नाम यानी कि पांडे एस, यानी कि इसमें जो टाइटल है वो पहले लिखते हैं, उसके बाद कॉमा देते हैं, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म पहले अक्षर का यानी कि फर्स्ट नेम का एक अक्षर लिखते हैं, उसके बाद पूर्ण विराम देते हैं, उसके बाद लिखते हैं प्रकाशन वर्ष, यानी प्रकाशन वर्ष कितना हो गया 2008। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉलन देंगे, ये लिखने का स्टाइल है। इसमें हम लोग कोई भी अपने तरफ से कोई चेंज नहीं करेंगे। ये स्टाइल दिया गया है जो प्रमाणित है ये दो चीज़ों के द्वारा, MLA और APA। तो हम लोग जो शैक्षिक अनुसंधान में जो प्रयोग में लाते हैं वो स्टाइल कहलाता है APA। APA का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो आप जब अगली मतलब इसमें आप कक्षाओं में जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि आप रेफरेंस किस स्टाइल में लिखेंगे, तो आपको बताना होगा कि यह APA स्टाइल में लिखा हुआ है। APA स्टाइल मीन्स अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा जो प्रारूप दिया गया है उसके अनुसार लिखा गया है।
ठीक है। तो उसमें पहले हम नाम लिखते हैं, तो नाम का जो लास्ट नेम होता है या जिसको टाइटल कहते हैं, उसके बाद कॉमा देते हैं, उसके बाद फर्स्ट नेम के को का पहला अक्षर लिखते हैं, पूर्ण विराम देते हैं, फिर प्रकाशन वर्ष को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर कॉलन देते हैं। यानी कि इतना एक इंफॉर्मेशन हो गया कि पांडे के द्वारा कोई पुस्तक लिखी गई है जो कि 2008 में पब्लिश हुई है। उसके बाद हम देते हैं पुस्तक का शीर्षक का नाम। तो जैसे कि इनके द्वारा लिखा गया शीर्षक है रिसर्च मेथड्स इन सोशल एंड बिहेवियरल साइंस। तो उसके बाद जो भी उनके बुक का नाम है वो हम लोग लिखते हैं पूरा। उसके बाद लिखते हैं प्रकाशक स्थान, यानी कौन से पब्लिक स्थान से छपा है। तो इसके बाद पूर्ण विराम देंगे। उसके बाद लिखा गया है शिकागो, यानी कि ये शिकागो के द्वारा, शिकागो एक स्थान है जहाँ ये पब्लिशर जो है, जो किताब छापने वाला है वो है। उसके बाद प्रकाशन स्थान के नाम के बाद कॉलम देंगे। उसके बाद जो कंपनी छापी है, यानी कि प्रकाशक का नाम, तो रैंड कोएगल कंपनी ये कंपनी है जो ये बुक छापती है। उसके बाद फुल स्टॉप देखेंगे। उसके बाद पी देंगे, और जो ये मटेरियल जो हमने उद्धरण लिया है या कोटेशन लिया है वो उस किताब के कितने पेज नंबर पर है, तो पेज 75। यानी कि इसी स्टाइल में आपको कोई भी रेफरेंस लिखना है। उसी तरह से दूसरा देखिए, दूसरा कोटेशन हिंदी में दिया गया है एग्जाम्पल, जैसे शर्मा टाइटल हो गया, कॉलम दिए आर ए शर्मा का बुक आता है, आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है। उसके बाद ईस्वी 2009, यानी कि यह जो किताब है या जो लिखा गया है वो 2009 में पब्लिश्ड है। फिर कॉलम देंगे। फिर किताब का नाम क्या है, तो किताब का नाम है प्रबंधन विज्ञान के मूल तत्व, यहाँ पर पूर्ण विराम हो गया। फिर कहाँ से छपी है, तो चंडीगढ़ से। फिर कॉलम, फिर कौन सी कंपनी छापने वाली है, तो न्यू एज पब्लिशिंग हाउस। अब पृष्ठ कितना से लिया गया है, तो 2018 से 218 से 225 तक। उसी तरह से उदाहरण, अगर दो लेखक है तो दो लेखक, ये तो एक लेखक वाले हिंदी और अंग्रेजी में हो गया, किस प्रकार से लिखेंगे। उसी प्रकार दो लेखक अगर लिखने वाले हैं तब उसको कैसे लिखेंगे, तो वर्मा कॉमा रवि के, इनका 3 नाम है। तो पहला लास्ट नाम दिए, फिर ये फर्स्ट नेम, और फिर मिडिल वाले को के करके छोड़ दिए। एंड दूसरा जो है, दूसरे का जैसे नाम है, पी फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम एस है, और फिर सोनकर लास्ट नेम है। तो फर्स्ट वाले का तो वर्मा लिखेंगे, और सेकेंड वाले का जैसे है वैसे लिख देंगे। उसके बाद कॉमा देंगे। उसके बाद उसका ईयर 2007 लिखेंगे। फिर कॉलम देंगे। फिर लिखेंगे जो किताब का नाम है डिक्शनरी ऑफ मैनेजमेंट साइंस। फिर फुल स्टॉप देंगे। फिर कहाँ से छपा है, तो मास्को से। फिर कॉलम देंगे। फिर पब्लिशर का नाम लिखेंगे, यसु टेक बुक पब्लिशर्स। फिर फुल स्टॉप देंगे। फिर पेज लिखेंगे 95-96। उसी तरह से हिंदी में आहूजा, पीके एवं इनके गर्ग, इनका नाम जैसे लिखा हम लोग लिखते हैं वैसे ही लिखाएगा, लेकिन जो मेन मुख्य लेखक रहेंगे उनका टाइटल पहले हो जाएगा, और उसके बाद पहला फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आएगा। उसके बाद ईयर लिखेंगे 1995। फिर कॉलम देंगे। फिर भारतीय समाज व्यवस्था, उनके किताब का नाम हुआ या टॉपिक का नाम हुआ। फिर जयपुर स्थान। फिर कॉलम कौन से पब्लिकेशन का है, तो रावत प्रकाशक भवन, पृष्ठ 412। उसी तरह से 3 लेखक वाले, तो 3 लेखक वाले, पहला वाले का तो ऐसे ही पहले सरनेम देंगे। उसके बाद
फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम, और फिर उसके बाद जो भी लेखक रहेंगे कॉमा देके दूसरा लेखक का नाम AK शर्मा, एंड तीसरा फिर उसी तरह RP गोयल, और उसके बाद ईयर देंगे, फिर टॉपिक लिखेंगे द साइंस एंड क्राफ्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, फिर स्थान देंगे, फिर कंपनी का नाम लिखेंगे, पब्लिकेशन का नाम लिखेंगे, और फिर इतना पेज से इतना पेज। उसी तरह से हिंदी में देखिए यादव, रचना कुमारी, मिलन वर्मा, सरोज गुप्ता, ईयर दे दिए, फिर कॉलम दिए, कॉलम के बाद किताब का नाम आया, फिर शहर आया, फिर शहर का जो पब्लिकेशन है वो आया, फिर पृष्ठ इतना से इतना। फिर उसी प्रकार 3 से अधिक लेखक वाले का, 3 से अधिक लेखक वाले का कैसे लिखेंगे, तो पहला तो सरनेम से मित्तल AP, और उसके बाद 3 से अगर अधिक रहता है तो उसके लिए ETL का प्रयोग करते हैं। ETL मीन्स कि इसमें 3 से अधिक लेखक इस पुस्तक को लिखने में सम्मिलित हैं। ठीक है, ETL मीन्स हुआ अन्य, जिसे यहाँ पर हिंदी में देखिए अन्य। तो उसके बाद बाकी प्रोसेस वही रहेगा, केवल मित्तल AP लिखे, ETL मतलब मित्तल एंड अन्य। तो ये ईस्वी दे देंगे, फिर कॉलम देकर किताब का नाम दे देंगे, फिर जगह दे देंगे, फिर कॉलम देंगे, फिर कंपनी का नाम लिखेंगे, पेज इतना से इतना। उसी तरह से हिंदी में भी जिंदल SK तथा अन्य 85, ये किताब का नाम हो गया, एक विश्लेषण तक, इस शहर का नाम हो गया, किताब पब्लिशिंग हाउस हो गया ये। ठीक है, तो ये जो बुक्स हैं उसको हम लोग 3 या 3 से अधिक लेखक, एक लेखक वाले को कैसे लिखेंगे रेफरेंस में, 2 लेखक वालों को कैसे लिखेंगे, 3 लेखक वालों को कैसे लिखेंगे, 3 से अधिक वालों को कैसे लिखेंगे, ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद है, अब कोई एडिटेड बुक है, संपादित पुस्तक। एडिटेड बुक मीन्स कि वैसा बुक जिसमें हर एक से टॉपिक मंगाकर, लेख मंगाकर सम्मिलित किया जाता है और उसको पब्लिश किया जाता है, तो उसको कहते हैं एडिटेड बुक, यानी संपादित पुस्तक। तो उसका अगर रेफरेंस लिखना हो तो उसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, जो संपादक है उसका नाम लिखेंगे, उसका सब टाइटल यानी कि जो टाइटल है वो लिखेंगे श्रीवास्तव, कॉमा देंगे, फिर उसी तरह फर्स्ट और मिडिल नेम का शॉर्ट फॉर्म, और उसके बाद लिखेंगे ED कहने का मतलब है कि ये एडिटेड बुक है, और फिर ब्रैकेट ED भी ब्रैकेट में देंगे, और फिर ईयर भी उसको ब्रैकेट में देंगे। फिर यहाँ पर कॉलम के जगह पर यहाँ पर फिर कॉलम यूज करेंगे, फिर उस किताब का जो एडिटेड बुक है उसका नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर नाम है क्वालिटी एश्योरेंस इन रिसर्च एक्टिविटीज इन सोशल साइंसेज। उसके बाद स्थान लिखेंगे, उसके बाद कॉलम देंगे, फिर प्रकाशन का नाम लिखेंगे, और फिर लास्ट में पेज लिखेंगे। जैसे उसी तरह से हिंदी में भी ये लिखा हुआ है, यहाँ पर दो एडिटर्स थे इसमें, तो पहला का नाम सरनेम से लिखा गया, दूसरे का पूरा नाम, और उसके बाद ब्रैकेट में एडिटेड के बाद संपादित, इतना 20वीं शताब्दी के महान लखनऊ। ये अगर किसी पुस्तक के अध्याय से आप लेते हैं तो अध्याय का वो लिखाएगा, यानी कि कोई एक पुस्तक है, उसका कोई एक चैप्टर से आप लिख रहे हैं तो उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, जैसे यादव ये। उसके बाद यहाँ पर आप पेपर का नाम देंगे, चैप्टर का नाम, 4th चैप्टर इन श्रीवास्तव RK इतना। फिर यानी कि ये एडिटेड बुक का है, तो एडिटेड बुक के ये चौथा चैप्टर जो है इस टॉपिक से लिखा गया है यादव SK द्वारा, और वो किस में लिखा गया है तो श्रीवास्तव RK जो आगे नाम था उसमें इस किताब में लिखा गया है,
इलाहाबाद शारदा पुस्तक भवन इतना। तो लिखने का लगभग स्टाइल वही है। ठीक है, उदाहरण जिसका कोई लेखक नहीं हो उसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे कोई लेखक नहीं है, जैसे सरकार का कोई डॉक्यूमेंट्स है, जैसे ये देखिए एक डॉक्यूमेंट्स है शिक्षा की चुनौती नीतिगत परिपेक्ष, यह 1985 में पब्लिश हुआ, नई दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ इतना से इतना लिया है। अब जैसे नई शिक्षा नीति भी आई है तो उसका भी आप जिक्र कर सकते हैं, तो वो नाम लिख देंगे। और कब आया, तो 2019 में नई दिल्ली, मानव संसाधन भारत हुआ है, पृष्ठ इतना से इतना। तो इस तरह से संस्था के लेखक का वेब मटेरियल का इंफॉर्मेशन आप इस तरह से दे सकते हैं। जब वेब से कोई सामग्री उठाते हैं, अनुसंधान लेख है कोई, तब हम उसको ऐसा देख सकते हैं इस फॉर्मेट में। तो ये जो है, फिर ऑनलाइन कोई अनुसंधान लेख है तो उसको हम लोग इस फॉर्मेट में दे सकते हैं। कोई अनुसंधान प्रबंध मैनेजमेंट है तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी तरह से हम लोग किसी भी संदर्भ या रिव्यू लिटरेचर करते हैं तो उसको रेफरेंस के रूप में इस प्रकार से लेखन किया जा सकता है। लास्ट में देखिए, और ये अनुसंधानकर्ता को संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण का कार्य सदैव ही यथासंभव नवीनतम उपलब्ध साहित्य से प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, अभी जो नया जो आया है उसी से हमें रिव्यू लिटरेचर का प्रयोग करना चाहिए, जो सबसे लेटेस्ट है। यानी कि आप 2020 में करने जा रहे हैं तो 2019 तक जो भी करंट मोस्ट रिसेंट साहित्य उसके संबंध में प्रकाशित हुआ है उसका अध्ययन पहले करना चाहिए। संक्षिप्त लेख बनाते समय संक्षिप्तीकरण ब्रीफ अवश्य होना चाहिए, परंतु वर्तमान अनुसंधान की दृष्टि से सार्थक तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हमेशा, या महत्वपूर्ण बिंदु कहने का मतलब आपकी जो समस्या है या आपका जो टॉपिक है उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान के उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में यह देखते हुए सर्वेक्षणाधीन विभिन्न अनुसंधान कार्यों उसके द्वारा किए जा रहे अध्ययन में किस प्रकार से संबंधित है अपने नोट्स बनाने चाहिए। यानी कि जो किस प्रकार से हमारे अध्ययन में जो पहले के अनुसंधान हुए हैं वो हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, इसको भी हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी जो है हमारा था अभी जो ये सारी चीज़ें हमने सीखी वो राइटिंग अबाउट लिटरेचर रिव्यू